नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सीएम धामी नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 120वें वार्षिक सत्र में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पीएचडी चैंबर ने देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश भर में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में साल 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों में से 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार में और जिनका लंबा एक कालखंड देश की मीडिया और शिक्षा प्राप्त करने वाले मीडिया संस्थानों के साथ रहा है, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, हमारे यूकॉस्ट के उत्तराखंड के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, सभी हमारे पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं अध्यक्ष के रूप में, ऐसे सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, सभी पीएचडी चैम्बर्स के सभी प्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आपके इस अंतिम सत्र में, जैसा हेमंत जैन जी ने बताया, कि आप सबसे मिलने का, आप सबके साथ विचार साझा करने का इस 120वें वार्षिक सत्र में ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और पीएचडी चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और उत्तराखंड पुलिस की मेजबानी में एनआरपीसीसी की बैठक हुई है। उत्तरी राज्यों ने सुरक्षा की साझा रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर चर्चा हुई है। ड्रग्स, साइबर अपराध, पुलिसिंग में सुधार पर बातचीत की गई है। डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। तो आपको बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड पुलिस की मेजबानी में एनआरपीसीसी की 12वीं बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें उत्तरी राज्यों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की साझा रणनीति बनाई है। ड्रग्स, साइबर अपराध, आपदा प्रबंधन और पुलिसिंग में आधुनिक के उपयोग को लेकर उत्तरी राज्यों की पुलिस अब एकजुट हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया। बैठक का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाना है और नई चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजना सहित पुलिसिंग से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर आपस में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना था। उत्तराखंड लाइव में अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में बैठक की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रजत जयंती राज्य की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। इस अवसर को भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित रेखीय विभागों को आपसी कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग को विद्यालयों में पेंटिंग निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने, पर्यटन विभाग को साहसिक खेलों का आयोजन करने, खेल विभाग को खेल प्रतियोगिताएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाना है। तो आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।
खेल विभाग को, पर्यटन विभाग को, तमाम जो विभाग संबंधित विभाग हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अपनी अपनी तैयारियों को वो पुख्ता करें और जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रजत जयंती राज्य की गौरवशाली यात्रा का एक प्रतीक है। इस अवसर को भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए, जिस बाबत उन्होंने संबंधित विभागों को एक एक करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। खेल विभाग में जिसका नाम आ रहा है उनसे कहा गया कि आप साहसिक खेलों को शामिल करिए अपने कार्यक्रम में। तो पौड़ी में जो कुल मिलाकर के राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की बैठक थी उसको आयोजित किया गया था, मनाए जाने का फैसला लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। तो मुख्य विकास अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि रजत जयंती राज्य की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है, इसे भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित रेखीय विभागों को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा को जल्द से जल्द तैयार करने की बात कही, दिशा निर्देश जारी किए इस बाबत। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिताएं और आयोजित करने के लिए कहा गया है। पर्यटन विभाग को साहसिक खेलों के लिए आयोजन करने के लिए कहा गया है। तो वहीं खेल विभाग को भी अलग अलग तरह की खेल प्रतियोगिताएं कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो एक अहम पहलू है वो ये कि उन्होंने कहा कि जो राज्य आंदोलनकारियों हैं उनको भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा रजत जयंती के मौके पर। दिवस के संबंध में हमने एक प्राथमिक बैठक ली है और जैसा आपको पता है कि इस बार हमारा राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में जो हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस संबंध में सभी विभागों के साथ में एक प्राथमिक बैठक यहाँ पे ली गई और विभागों के द्वारा इस वर्ष इस उत्सव को कैसे मनाया जाना है इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और जैसा कि शासन से निर्देश भी मिले हैं कि इस रजत जयंती वर्ष को भव्य तरीके से मनाया जाए, तो उसी तरह से हम लोग इसको मनाएंगे और सभी विभागों को उसी प्रकार से और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय परिसर उत्तरकाशी में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 3.0 का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा कर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज के छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह समाज के विकास में भी बाधा बनता है। उन्होंने कहा कि युवाओं से तंबाकू मुक्त जनपद बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने 26वें विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर भी छात्रों से संवाद स्थापित कर नेत्र स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में विश्व दृष्टि दिवस के तहत जागरूकता की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS रावत और फिजिशियन डॉक्टर प्रखर शर्मा ने नियमित नेत्र जांच और तंबाकू के दुष्प्रभावों पर भी जानकारी को साझा किया। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के अलग अलग गांवों में हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से SDM आवास के पास स्थित जादूगर रोड पर पहुंचे। यहां किसानों ने महापंचायत शुरू की। महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, जब तक गन्ना का बकाया भुगतान नहीं मिलता तब तक कर्ज का पैसा किसान नहीं देंगे, ना ही बिजली बिल आदि का बकाया दिया जाएगा। किसान मोर्चा के संगठन के द्वारा दिए गए महापंचायत में कई 2-3 निर्णय उनका था कि एक तो गन्ना का भुगतान और किसान के भुगतान है इकबालपुर मिल का, उसका पेंडिंग है, उसका क्लियरेंस के बारे में, और स्मार्ट मीटर के बारे में ज्ञापन में हम प्रोषित किया गया। और साथ ही साथ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स भी आज इधर मौजूद थे, अपना अपना विभाग द्वारा भी उनको सूचित किया गया और अगले 5 दिन में क्या कार्रवाई होना है उसी के बारे में भी हमने अवगत करा दिया। तो आपके चैनल का मेरी ओर से उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आपने किसान की आवाज़ ने जोरों शोरों से लगातार 1.5 महीने से उठा रखी। जो भी पंचायत में तय होया वो आपके सबके सामने होया, खुले मंच पे होया।
इस पर स्मार्ट मीटर पर तो ये तय हुआ, पंचायत ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से ये प्रशासन को सरकार को आह्वान करा दिया कि स्मार्ट मीटर हरिद्वार जिले में नहीं लगेगा। सरकार और प्रशासन यहाँ का एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजेगा, उसकी प्रतिलिपि हमें देगा, तब तक यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। दूसरा, जो अन्य समस्या शासन स्तर की थी वो डीएम साहब के स्तर से सरकार को भेजी जा रही। और बात आई इकबालपुर शुगर मिल के भुगतान की, उसमें हमारे पास किसानों के पास या प्रशासन के पास दो रास्ते थे, या तो ये भुगतान करो या इसके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई में इसके खिलाफ आरसी जारी होनी थी, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने थे, इसके सेंटर कटने थे। उसके लिए प्रशासन ने हाथ खड़े करके कहा दिया कि हम आपके साथ हैं और हम इसके खिलाफ तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। और रुड़की के बाद अब रुख करेंगे चमौली का, जहां आज लोकपाल मंदिर और हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद होने हैं। वहीं पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा बर्फ से ढका हुआ है। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में इस साल की अंतिम अरदास की जाएगी। इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घांघरिया पहुंच गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुखमणि साहिब के पाठ के बाद शुरू होगी। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए थे और आज बंद हो रहे हैं। इस तरह हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 139 दिन तक चली है। पाठ बंद होंगे, जो कि विजय सुखमनी साहब के पाठ से शुरुआत होगी और उसके बाद संगतें क्योंकि सुबह चलती हैं 10 बजे तक वो पहुंच जाती हैं, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। कीर्तन होगा जिसमें हजूरी रागी से आ रहे हैं और उसके बाद गुरु महाराज को उनको अपने निवास स्थान जो नीचे हम बताते हैं, उनको तो सत्संग कहते हैं, उसमें लेके जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 बजे तक, और इसमें विभिन्न देशों से लोग आ रखे हैं, यात्री आए हुए हैं और आर्मी का बैंड आगे चलेगा, इसमें वो भी पहुंच गए हैं और हर प्रकार से फूलों से सजा रहे हैं। कोशिश यही है कि अब क्योंकि विदाई का समय ज़रा भावपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यात्रा की संपन्नता है तो उसको बड़े बढ़िया तरीके से। और अब बात करेंगे कुंभ नगरी हरिद्वार की, जहां साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का जुगल किशोर पंत ने स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सचिव ने हर की पैड़ी क्षेत्र, मालवीय द्वीप, कांगड़ा घाट, पंतु द्वीप घाट, गौ घाट और रोड़ी बेलवाला जैसे प्रमुख स्थलों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश देते हुए सभी निर्माण और पुनर्विकास कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे करने की बात कही है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र, मुख्य अभियंता चंद्रशेखर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जी, हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग कुछ घाट निर्माण कर रहा है और रीडेवलपमेंट का कार्य कर रहा है हर की पैड़ी और उसके आसपास। तो आज उसका निरीक्षण किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्माण कार्य है वो अच्छी गुणवत्ता युक्त हो, एस्थेटिक्स पूरी हो और लोगों को गंगा स्नान का पूरा। और अब बात लाल कुआं की, जहां बिंदु खत्ता क्षेत्र स्थित हरीश पवार मेमोरियल स्कूल में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। छात्र छात्राओं ने खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने सांसद निधि से स्कूल के लिए 3 लाख की घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन इस उद्देश्य से कराया जाता है ताकि गांव-गांव की प्रतिभाएं निखरकर अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंच सके। ये प्रधानमंत्री जी की खोज है एक किस्म से कि सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में प्रतिभाओं का चयन करना है, खोज कर रही हैं। उसी के तहत आज बिंदु खत्ता जैसे इंटीरियर जगहों पर इतना जबरदस्त खेल रहे हैं हमारे बच्चे। यही तो कल को हमारे भविष्य हैं, यही तो खोज करनी है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जो गिल्ली डंडा खेलते थे और जो कबड्डी खेलते थे, कोई संसाधन नहीं है और हल्का सा कोई एक पटला जैसा ले लिया, उस पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, वो आज निकल के आ रहे हैं।
वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं देश के। ये प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया था, खेलो इंडिया खेलो, सबको अवसर मिल रहा है। पहले से सिर्फ पैसे वाला ही खेल सकता था। और सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं स्वदेशी मेले में। ये तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस मेले का उद्घाटन करने के लिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को जनतंत्र टीवी दिखा रहा है किस तरीके से ये जो स्वदेशी मेला है वो आयोजित किया गया है गोरखपुर में। और लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ख़ास बात इस मेले की यह है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सब भारत में निर्मित स्वदेशी चीज़ें हैं, जिस पर जोर देने की कवायद लगातार राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें कर रही हैं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये एक अनूठी और काफ़ी दिलचस्प पहल है। देखिए किस तरीके से एक एक करके प्रदर्शनी लगाई गई है और इन प्रदर्शनी में तमाम जो आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो भारतीय कारीगरों ने खुद ही निर्माण किया है। और इस तरीके से स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि आत्मनिर्भर भारत को बल दिया जा सके। तो गोरखपुर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से जो कलाकार हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे सीधा संवाद मुखिया योगी आदित्यनाथ स्थापित कर रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। स्वदेशी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तैयार की गई थी और उसके बाबत उनका कार्यक्रम तय किया गया था। तो बिक्री के लिए यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ हो चुका है और इसी लिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रखा गया गोरखपुर में और अब वो मेले के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और एक एक करके हर स्टॉल पर वो जा रहे हैं, दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनसे बात की जा रही है उनके सामान के बारे में। और जो सबसे अहम बात इस खबर को लेकर है वो ये कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी भूमिका निभाते। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब गोरखपुर में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है और इस मेले में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। और देखिए साथ में सांसद रवि किशन नज़र आ रहे हैं उनके बराबर में, उनके पीछे कई आला मंत्री भी हैं और इसके अलावा वो दुकानदारों से, जो कारीगर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और जानकारी उनके प्रोडक्ट्स के बारे में ली जा रही है। तो स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी कार्यक्रम बिक्री के लिए यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से सामान जो भारतीय कारीगरों ने खुद ही निर्मित किया है उसके बारे में ये जानकारी ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पहले ही योगी सरकार बनते ही वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत हर जिले से एक एक प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पहल पहले ही राज्य सरकार ने कर दी थी। और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। और त्योहारों का सीज़न है, ऐसे में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत सशक्त बन सके। और उसी कड़ी में ये स्वदेशी प्रदर्शनी आप देख पा रहे हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल को और मजबूत किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से हाथ में प्रोडक्ट्स को लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, कारीगरों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, अभिवादन भी उनका स्वीकार कर रहे हैं और एक एक करके हर स्टॉल पर जाकर ये जानकारी ली जा रही है। और इसमें हर तरह के आइटम्स मौजूद हैं, कपड़ों से लेकर के थैले, बैग, कालीन। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे इत्र की बात हो, चाहे कालीन की बात हो, तो उत्तर प्रदेश ने अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही मजबूत किया है और अब आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में गोरखपुर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं। तो बिक्री के लिए यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें लाइव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक एक करके हर प्रदर्शनी स्टॉल पर वो जा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।